नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने थर्ड ईयर के बच्चों के साथ एमाइल डरखीम के ऊपर डिस्कशन करा था। डिस्कशन नहीं, चर्चा करी थी। मैंने आप लोगों को बताया था श्रम विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ लेबर का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हैं और दुर्खीम की जो सोशल सॉलिडारिटी का उसकी थ्योरी है या फिर सामाजिक एकता का जो सिद्धांत है उसके ऊपर हम बात करते हैं। सामाजिक एकता जो है वो प्रत्येक समाज का एक अनिवार्य आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी समाज जो है वो एकता के बिना जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं जिसको वो स्वयं पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए वह अन्य व्यक्तियों पर डिपेंडेंट भी होता है या आश्रित भी होता है। आप सभी जानते हैं कि हम सारे काम अपने आप नहीं कर सकते, कुछ कामों के लिए हम दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं या निर्भर होते हैं। इस प्रकार सामूहिक चेतना जो है वो उसकी आवश्यकता हम कह सकते हैं कि अन्य व्यक्तियों पर आश्रित होना पड़ता है, और प्रत्येक समाज कुछ नियमों द्वारा सामाजिक चेतना बनाए रखता है, और इस प्रकार सामूहिक चेतना सामाजिक एकता को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में सहायता करती है। अब सामाजिक एकता का अर्थ समाज की विभिन्न इकाइयों में सामंजस्य से है, अर्थात यह ऐसी परिस्थिति है जिसमें समाज की विभिन्न इकाइयाँ अपनी भूमिका निभाते हुए संपूर्ण समाज में संतुलन बनाए रखती हैं। जो टोटैलिटी है, बैलेंस इन टोटैलिटी, वो बनाने में हेल्प इससे मिलती है। तो दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक एकता का अमूर्त रूप में अध्ययन करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि कानून सामाजिक एकता बनाए रखने में सहायक है, और इसीलिए हमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक एकताओं का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों का भी वर्गीकरण करना होगा, ऐसा दुर्खीम ने कहा। अब कानून की प्रकृति यह समझने में सहायता प्रदान करेगी कि वहाँ किस प्रकार की संरचना होगी और सामाजिक एकता को किस प्रकार स्थापित किया होगा। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दुर्खीम ने श्रम विभाजन के लगभग अभाव वाले समाजों और उन्नत श्रम विभाजन वाले समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करा। तुलनात्मक अध्ययन मतलब एक तरह से उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करी। कंपैरेटिव स्टडी में मतलब दो तरह के जो समाज हैं, दो तरह की जो सोसाइटीज़ हैं, उनका उन्होंने कंपैरेटिव अध्ययन करा। दो तरह की सॉलिडारिटीज़ की उन्होंने बात की। पहला तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी, यांत्रिक एकता, और दूसरा ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी यानी सावयविक एकता। अब किस प्रकार के समाज में किस प्रकार की एकता पाई जाती है, जैसे हम पहले मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करते हैं, तो इस प्रकार की जो सॉलिडारिटी है या एकता है वो उन समाजों में पाई जाती है जिनमें दमनकारी कानून की प्रधानता होती है। अब दुर्खीम का कहना है कि जिस प्रकार का आचार संहिता समाज में पाई जाती है उसी के अनुरूप एकता उस समाज में पाई जाती है। अब यांत्रिक एकता जो है वो आदिम समाजों में और सभ्यता संस्कृति के दृष्टि से पिछड़े समाजों में पाई जाती है, और इन समाजों में विभेदीकरण यानी
कार्यों का जो वितरण होता है वो न के बराबर होता है और केवल लिंग और आयु के आधार पर ही थोड़ा बहुत कार्यों का विभेदीकरण पाया जाता है। मतलब देयर इज़ वेरी लिटिल डिविजन ऑफ लेबर इन सच सोसाइटीज़। और जो सामूहिक चेतना है, कलेक्टिव कॉन्शियंस जो है, कलेक्टिव कॉन्शियंस द्वारा सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं या बंधे रहते हैं तथा इस सामूहिक चेतना को बनाए रखना सभी व्यक्ति अपना कर्तव्य मानते हैं। क्या होता है कि ये सिंपल सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर लोगों को आपस में ज़्यादा जुड़ाव होता है और वो आपस में एक दूसरे के प्रति एक अपना ये मानते हैं, कर्तव्य मानते हैं कि हमको सामूहिक चेतना को इंटैक्ट रखना है या बनाकर रखना है। अब कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे सामूहिक चेतना में कुछ बाधा पड़े, उसको एक बहुत खराब चीज़ माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। अतः यांत्रिक एकता वह एकता है जो कि व्यक्तियों द्वारा एक जैसे कार्यों के कारण आती है, लाइकनेस की वजह से, है ना। लाइकनेस मतलब सिमिलैरिटी या समरूपता। जैसे किसी, हम कह सकते हैं कि यांत्रिकी एकता वहाँ पर अधिक डेवलप होती है या विकसित होती है जहाँ समाज में सदस्यों में समानता होती है और एक रूपता अधिक पाई जाती है और ऐसे समाज के सदस्य सीधे रूप से समाज से बंधे हुए होते हैं और उनमें प्रथाओं और विश्वासों के प्रति बहुत अधिक विश्वास होता है। इसलिए सामूहिक चेतना जो है इस प्रकार के समाजों में अधिक होती है। अब यदि हम बात कर दें कि किस प्रकार का कानून इस तरह के समाजों में होता है, तो हम देखते हैं कि जो दंड है वो समाज की अपराध के प्रति व्यक्त की गई प्रतिक्रिया है जो कि अत्यधिक कठोर होती है। और दंड का उद्देश्य क्या होता है? दंडित व्यक्ति की दशा देखकर समाज के अन्य सदस्य जो हैं वो भी कुछ सीख ले लें और अपराध करने के उससे डरें और उस तरह का कोई भी कार्य नहीं करें। अब ऐसी यांत्रिक सामाजिक एकता वाले समाजों में अपराध किसी भी विशेष समूह के प्रति किया गया गलत कार्य नहीं माना जाता, बल्कि पूरे समूह के प्रति किया गया अपराध माना जाता है। जैसे मान लीजिए क्राइम एक व्यक्ति के प्रति नहीं माना जाएगा बल्कि पूरे समूह के प्रति माना जाएगा। तो ऐसे समाजों में धर्म का हर क्षेत्र पर प्रभाव होता है। इसलिए अपराध जो है वो न केवल समाज के प्रति अनुचित काम है, वरना देवता देवी को भी चुनौती देता है। इसलिए अपराध का निर्दय और कठोर प्रतिकार किया जाना चाहिए। ये तो हो गया कौन सा वाला? मैकेनिकल सॉलिडैरिटी यानी यांत्रिकी एकता। अब एक और तरह की सॉलिडैरिटी है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी या सावयविक एकता। जैसे जैसे समाज की जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाता है, वैसे वैसे व्यक्तियों की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं और इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण व्यक्तियों के कार्यों में भी भिन्नता आती है और उसी के साथ विशेषीकरण बढ़ता है और श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती है।
अब वह एकता जो कि कार्यों की भिन्नता द्वारा श्रम विभाजन के कारण आती है, उसे दुर्खीम ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी या सावयविक एकता का नाम देते हैं। अब यांत्रिकी एकता के विपरीत इसमें समरूपता के बजाय भिन्नता जो है वो व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करती है। पहले ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी में हमने देखा था कि समरूपता, सिमिलैरिटी या लाइकनेस लोगों को एक साथ बांधती थी, मगर यांत्रिकी एकता के विपरीत इसमें समरूपता के बजाय क्या है, भिन्नता जो है वो व्यक्तियों को एक रूप में बांटने की कोशिश करती है। और सावयविक एकता की पुष्टि क्षतिपूरक कानून द्वारा होती है। सहयोगी कानून का दमनकारी कानून पर प्रभुत्व इस बात का प्रतीक है कि श्रम विभाजन द्वारा जो संबंध स्थापित होते हैं वे बहुत अधिक होते हैं, अर्थात समरूपता द्वारा स्थापित संबंधों से कई अधिक होते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट रहता है, और इस दूसरे लोगों की डिपेंडेंसी के कारण ही समाज में सावयविक एकता आती है। अब हम सावयविक एकता की तुलना जीव शरीर से भी कर सकते हैं। जीव शरीर मतलब इट कैन बी कंपेयर्ड विद बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जिसमें सभी अंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं ना। हमारा जैसा ENT होता है, यदि कुछ कान गले में कुछ गड़बड़ है तो कान में भी हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। और सावयविक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना की बजाय व्यक्तिवादिता अधिक पाई जाती है। और जब हम कहते हैं कि व्यक्तिवादिता अधिक पाई जाती है, तो हम ये भी देखते हैं कि विभिन्न स्तरों और श्रेणियों का एकीकरण विभिन्न बाज़ारों को भी सारे समाज के लिए एक विस्तृत बाज़ार के रूप में गठित कर देता है। इस प्रकार श्रम विभाजन द्वारा जहाँ वैयक्तिकता को विकसित होने के अवसर मिलते हैं, वहीं साथ साथ आत्मनिर्भरता बढ़ने से सामूहिकता का भी विकास होता है। अब इसके द्वारा होने वाले रिक्त क्षेत्र में व्यक्ति चेतनाओं की सहमति पर आधारित व्यावहारिक आचरण संहिता प्रबल होती जाती है। इसलिए ऐसे समाजों में दमनकारी अपराधी कानून की अपेक्षा क्षतिपूरक नागरिक कानून का वर्चस्व अधिक होता है। मतलब दो तरह के हमने समाज देखे, दो तरह की हमने सॉलिडैरिटीज़ देखी, और दो तरह के हमने कानून देखे। जैसे हम बात करते हैं कि पहले वाली यांत्रिकी एकता जो है वो समानताओं पर आधारित है, जबकि सावयविक एकता जो है वो श्रम विभाजन पर आधारित है। फिर यांत्रिक की एकता जो है वो जनसंख्या की सापेक्षित घनत्व कम है, जबकि सावयविक एकता में घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। यांत्रिकी एकता में उच्च परिणाम होते हैं, सावयविक एकता में निम्न परिणाम होते हैं। और यांत्रिकी एकता के अंदर मानव हितों से श्रेष्ठ और तर्क से परे माना जाता है, जबकि
सावयविक एकता में मानव हितों के लिए चिंतन और विवाद के लिए भी उपलब्ध है। धन्यवाद बच्चों।